नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो लेकर के। जैसे कि आपको पता ही है कि हम पाठ्यक्रम चर्चा की सीरीज़ को चला रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का एक पाठ्यक्रम बनाया है जो कि सभी परीक्षाओं में आपके काम आएगा। वो चाहे एनवीएस, केवीएस, एनटीए, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं का भी एग्ज़ाम हो उसमें आपके वो काम आएगा। तो उस पाठ्यक्रम चर्चा में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को कर लिया है और साथ ही उसमें अब हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, जिस पर आपको हमने महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमारी चर्चा का विषय है आधुनिक काल। तो साथियों, आपको एक चीज़ हम बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाले हैं कि हिंदी साहित्य के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका हिंदी साहित्य का आधुनिक काल वाला भाग बहुत ही मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसमें से परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न हैं जो यहीं से पूछे जाते हैं। आप लगा कर के चलिए, आधे से ज़्यादा पेपर आपको आधुनिक काल से आएगा। अब आधुनिक काल क्यों महत्वपूर्ण है और इसी कारण क्यों महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल नाम भी दिया है, क्योंकि इस समय गद्य की रचनाएं भी बहुत होने लग गई। तो यही कारण है कि इसमें गद्य की रचनाएं भी आएंगी, पद्य की, कविता कहानी भी आएंगी। बहुत सी विधाएं हैं जिनका यहाँ पर आकर के श्री गणेश होता है, इसलिए यहाँ से जो प्रश्न है वो बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज अपनी वीडियो की चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इसके बाद इस वीडियो को हम 2 भागों में लेकर के आएंगे, क्योंकि यह बड़ी वीडियो बनेगी। आपने इस वीडियो में भी साथ में बने रहना है। यहाँ पर आपको प्रश्नों का खजाना मिलेगा, ऐसे प्रश्न जो आपको नहीं पता होते। और एक हमारा पाठ्यक्रम चर्चा का जो उद्देश्य है उसका क्या है कि आपका जो सिलेबस टाइम पढ़ने वाला काम कम करके यहीं पर आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाए, ताकि जब आप टॉपिक को क्लियर करोगे उस टाइम आपका जो बर्डन है वो कम हो जाए। साथियों, हमारे द्वारा एनटीए, नेट, जेआरएफ, DSSB, मास्टर कैडर हिंदी और किसी भी हिंदी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, कोचिंग दी जाती है। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आपको उसमें हमारे हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, 1 घंटे की प्रतिदिन कक्षा दी जाती है, क्लास लगती है, ऑनलाइन क्लास। और साथ ही आपको प्रतिदिन 2 टेस्ट मिलते हैं, एक ग्रामर का और एक लिटरेचर का, और एक मास्टर टेस्ट जो है वो संडे को होता है। तो हम आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने बने रहना है हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत गुरपाल के साथ। तो दोस्तों, आधुनिक काल, अधिकतर पेपर जो है आपका आधुनिक काल से ही आएगा। वो चाहे किसी भी तरह की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मास्टर कैडर हो, एनटीए, नेट, जेआरएफ हो। जो एनटीए, नेट, जेआरएफ है वह आधुनिक काल से बहुत अधिक प्रश्न पूछता है। आधुनिक काल में ही हिंदी का जो है संपूर्ण विकास माना जाता है। यहाँ पर आकर गद्य और पद्य, जो गद्य की बहुत सी विधाएं हैं उनका श्री गणेश हुआ। नाम से ही पता चल रहा है हमें, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि आधुनिक काल में कुछ नया हुआ होगा। अब वो नया क्या है, आधुनिक काल में क्या ऐसा नया हुआ है? नया यह था कि बहुत सी विधाओं का क्या हुआ, श्री गणेश इसी काल में हुआ। हम आधुनिक काल में इसके नामकरण, परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों को विशेषताएं भी कहा जाता है, उन पर चर्चा करेंगे। नामकरण पर भी चर्चा करेंगे कि आदिकाल को किसने क्या नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको यहीं पर दे दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। तो आधुनिक काल को गद्य काल जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आधुनिक काल में हम पद्य और गद्य में अलग अलग बात करेंगे। पद्य क्या होती है, छंदोबद्ध रचना को पद्य कहा जाता है, और छंदोमुक्त जो रचना होती है उसको गद्य कहा जाता है। किसी भी जो इंटरव्यू होती है, साक्षात्कार है, उसमें आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि गद्य और पद्य की परिभाषा बताइए, तो आपको पता होना चाहिए गद्य क्या होता है, छंदोमुक्त रचना, और छंदोबद्ध रचना को पद्य कहा जाता है। आधुनिक काल हिंदी के लिए बहुत कुछ नया लेकर आया। लोगों में जागृति आई और विचारों में क्रांति आई। इसी कारण जो आधुनिक काल है उसका महत्व बहुत ही अधिक है। आधुनिक काल का जो पद्य भाग है
आप देखिए यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट बना करके दिखाया जा रहा है कि आधुनिक काल का पद्य भाग हम इसको 6 भागों में बांट सकते हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो मुख्य रूप से जो पद्य भाग में हमने इन 6 जो हमारे काल है, भारतेंदु युग कह सकते हैं, द्विवेदी युग हो कह सकते हैं, इन 6 भागों पर ही हमने विस्तार से चर्चा करनी है। यहाँ पर इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे करके आपका टॉपिक टाइम जो बर्डन है, जो भार है, वह कम किया जाएगा, प्रश्नों का खजाना मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने अन्य हिंदी मित्रों तक इस चैनल को शेयर करना है। आपकी प्रेरणा स्वरूप ही हम अगली वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आएंगे, तो दबा करके इस वीडियो को शेयर करना है। आपको इस चैनल पर ट्रिक्स भी मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। यदि आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो उसमें बहुत सी ट्रिक्स बताई गई हैं, उनको देख लेना है। सभी वीडियोस का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आधुनिक काल पद्य भाग को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में क्या है, इस युग का जो नामकरण है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है। अब देखिए, आपको कई पुस्तकों में ऐसा लिखा मिलेगा, गाइडों में आपको बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट की जाएगी कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी। तो 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ नाम की भी चर्चा होती है। जो नगेंद्र है उन्होंने माना है कि तत्कालीन समय के साहित्यकारों और इतिहासकारों ने दी है। और जो गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा है 2 भागों में, वो मानते हैं कि तत्कालीन जनता ने भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी। ठीक है जी, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी। तो जो मुख्य रूप से चर्चा होती है वो रघुनाथ जी की भी चर्चा होती है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। भारतेंदु युग की जो समय सीमा में मतभेद है, जैसे कुछ एक इतिहासकार 1800 ईस्वी से 1843, 43, 1850, 1868 या फिर 19वीं शताब्दी में मानते हैं। इसको हम टॉपिक टाइम आगे विस्तार से करेंगे कि किसने इसकी समय सीमा क्या मानी है। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। भारतेंदु युग में पद्य ब्रज भाषा में, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि भारतेंदु युग में जो पद्य रचना हो रही थी, जो कविता लिखी जा रही थी, वह तो ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी और जो गद्य था वह खड़ी बोली में लिखा जाना शुरू हो चुका था। तो आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग होना आरंभ हो चुका था। भारतेंदु जो है आपके किसी भी परीक्षा के लिए विशेष रूप से मेंशन रहते हैं, उन पर हमने विशेष रूप से चर्चा करनी है, उन कवि को विशेष रूप से लेकर के आएंगे पाठ्यक्रम में, बल्कि ताकि बाकी जो भी है और भी इस काल में बहुत से महत्वपूर्ण हैं, मेंशन नहीं रहते हैं, लेकिन यूजीसी एक बार प्रॉपर काल मेंशन कर देती है तो उसमें हमने कवि सभी करने हुए। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं इनसे प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ के जो कवि थे वे पत्रकार भी थे, उन्होंने अपनी पत्रिकाएँ भी चलाई हैं, इस वजह से इन पत्र पत्रिकाओं का भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अन्य जो कवि हैं भारतेंदु युग में उनमें आ जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आ जाएंगे, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्णदास और राधाचरण गोस्वामी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी कवि, इन्होंने सबने अपनी अपनी पत्रिकाएं चलाई हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने चलाई है, ठीक है जी, ब्राह्मण पत्रिका। बालकृष्ण भट्ट ने क्या चलाई थी, हिंदी प्रदीप पत्रिका जो थी। अपनी पत्र पत्रिकाएं इस युग में बहुत निकली हैं, क्योंकि ये साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। अपने विचार इन्होंने अपनी पत्रिकाओं में व्यक्त करे हैं, उनको हम टॉपिक टाइम विस्तार से करेंगे। इस युग के साहित्यकार जो थे किसी ना किसी पत्रिका से संबंधित थे, जो बात मैं पहले ही कह चुका हूँ। इससे प्रश्न ज़रूर आएगा, जैसे आप लगा लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाला बोधनी 1874। अब आपको प्रश्न आएगा, हरीशचंद्र मैगजीन का नाम बदल करके रखा गया था, 8 अंकों के बाद क्या रखा गया था, हरीशचंद्र चंद्रिका। यह प्रश्न पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना है। और भारतेंदु की पत्रिकाओं के अलावा हम और भी आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो भाग हमारा इस काल का आ जाता है वह रहता है द्विवेदी युग। समय इसका माना जाता है 1900 से 1920 तक या फिर 1900 से 1918 तक। इस युग का जो नामकरण है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। विशेष क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस युग में गद्य और पद्य दोनों
खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। यहाँ पर आपको एक नोट डाला गया है कि भारतेंदु युग में पद्य ब्रज भाषा में था और गद्य खड़ी बोली में था, परंतु द्विवेदी जी के आगमन से क्या हुआ, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते या संपादन आरंभ करते ही उन्होंने क्या बोला कि सरस्वती में सिर्फ खड़ी बोली की जो रचनाएं हैं वे ही छापी जाएंगी। तो यहाँ पर आकर के गद्य और पद्य दोनों की भाषाएं क्या हो गई, खड़ी बोली हिंदी। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इस पत्रिका में खड़ी बोली की ही रचनाएं छपती थी। प्रमुख जो कवि हैं, जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जिनको हमने पाठ्यक्रम टाइम कवि विशेष रूप में करना है, साथियों हमने एक जयशंकर प्रसाद जी पर वीडियो तैयार करी है, वो आपके लिए कभी लेकर के आएंगे, सरप्राइज़ वीडियो है। वैसी वीडियो आपको यूट्यूब पर या कहीं भी किसी भी जगह पर ना ही आपको उतना मैटर किसी पुस्तक में मिलेगा। प्रमाणिक पुस्तकों से आपके लिए वहाँ से हमने सामग्री इकट्ठी करके लगभग वो 30 या 40 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें से एक भी क्वेश्चन वहाँ से जयशंकर प्रसाद से बाहर नहीं जाएगा। आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे चैनल की या हमारी वीडियोज़ की। यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो द्विवेदी जी को द्विवेदी बोलते हैं। यदि आप साक्षात्कार में जाकर के द्विवेदी बोल दोगे तो आप वहाँ पर मात खा जाओगे। द्विवेदी हैं, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनका जो संबंध है वह चिरगांव झांसी से रहा है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि चिरगांव झांसी से किसका संबंध है, तो मैथिली शरण गुप्त और इनके भाई जो हैं, छोटे भाई हैं इनके, सियाराम शरण गुप्त, दोनों का संबंध चिरगांव झांसी के साथ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीनों विशेष रूप से पाठ्यक्रम में मेंशन है। इसके अलावा इस युग के अन्य कवि भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमने टॉपिक टाइम विस्तार से करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ एक बिंदु है कि सरस्वती के संपादक, निबंधकार, खड़ी बोली के समर्थक, मैथिली शरण गुप्त के गुरु। अब जो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत, जो उनका महाकाव्य है जिसके कारण वे अमर हो गए, उसकी जो रचना है जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है, जो उसकी प्रेरणा है वो उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी के उर्मिला कवियों की उर्मिला विषयक जो लेख लिखा था उससे मिली है प्रेरणा, कि जो कवियों ने उर्मिला को उपेक्षित कर दिया है, किसी ने उसका वर्णन नहीं करा है, तो उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था और मैथिली शरण गुप्त जी ने उस लेख से प्रेरणा लेकर के साकेत की रचना की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास 1914, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। परीक्षा में पूछा जाएगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, साकेत नहीं कर देना है, वहाँ आएगा प्रिय प्रवास। 17 सर्ग हैं इस महाकाव्य के, 1914 ईस्वी में रचित है। इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी अन्य रचनाएं हैं वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे। बाकी हम टॉपिक टाइम जो भी है इसको विस्तार से इनको अच्छे से पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने यहीं पर आपको निकाल करके दिए हैं। राम भक्त कवि हैं, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं और इस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि साकेत में कितने सर्ग हैं और उर्मिला का विरह वर्णन किस सर्ग में है, तो आपका इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इनकी अन्य रचनाएं हैं, जयद्रथ वध, भारत भारती रचना के लिए इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। नहुष, अनघ, तिलोत्तमा, यशोधरा आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। भारत भारती के कारण ही मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। इन्होंने खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाया। द्विवेदी युग में 2 तरह के कवि हुए हैं। अब जो द्विवेदी युग हैं उसमें 2 तरह के कवि पाए जाते हैं, एक है द्विवेदी मंडल के कवि और दूसरे हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। द्विवेदी मंडल के कवि जो द्विवेदी जी की मान्यताओं के आधार पर काव्य रचना कर रहे थे, और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि है जो द्विवेदी जी की मान्यताओं को ना मान करके अपनी जो हृदय की वृत्तियाँ या प्रवृत्तियाँ हैं उसके आधार पर वो काव्य रचना कर रहे थे। ठीक है जी, तो टॉपिक टाइम हम इसको विस्तार से करेंगे। अब आगे आ जाता है हमारा छायावाद। छायावाद की जो समय सीमा रही है वो 1920 से 1936 या फिर 1918 से 1936 मानी जाती है। टॉपिक टाइम आपको बताया जाएगा कि किस विद्वान ने क्या माना है। और आधुनिक काल का सबसे, अब जो
पुस्तकें या जो गाइडें रहती हैं उसमें क्या होता है, आपको कहीं नहीं बताया गया होता कि किसने क्या माना है। अब यूजीसी में जो पेपर बना रहा है, हो सकता है वो नगेंद्र का इतिहास उठा ले, हो सकता है वो शुक्ल जी का उठा ले, गणपति चंद्र गुप्त का उठाए, बच्चन सिंह का उठाए। तो हमारी कोशिश रहती है कि वो आपको बताए जाए फैक्ट कि कौन सा किसने क्या माना है। जैसे हमने आपको बताया कि जो भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि थी वो किसने कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहीं पर आपको बताई गई है। ठीक है जी। तो छायावाद युग को आधुनिक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वे भक्ति काल है, आपने याद रखना है। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है भक्ति काल को माना जाता है, और छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, नोट दे दिया है। द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। जो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया थी, एक क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है, सिद्धांत है कि द्विवेदी युग की जो है प्रतिक्रिया के स्वरूप छायावाद का उदय हुआ है। छायावाद अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म से प्रभावित है। छायावाद जो धारा है वो अंग्रेजी में चलने वाली रोमांटिसिज्म से प्रभावित है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है। आपको परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाएगा। छायावाद की परिभाषाओं पर प्रश्न आता है, जैसे नगेंद्र ने क्या कहा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में। इस तरह से आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी किसी चीज़ को ट्रिक याद रखने के लिए। जैसे कि मिश्र बंधुओं पर क्वेश्चन आता है कि मिश्र बंधु कौन कौन है, और हमने अपने बच्चों को उसकी ट्रिक ऐसी बताई है कि वो लाइफ टाइम के लिए उसको कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास केरला से, पंजाब, हरियाणा और कैलकाटा से, अलग अलग स्टेट से बच्चे हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी सफलता का दायित्व हम पर है। उनको इस तरह से पढ़ाया जाता है, और यहाँ जस्ट आपको एक डेमो दी जा रही है। ये चर्चा जो हम यहाँ पर 20 या 25 मिनट में कर रहे हैं, इसको हमने 3 या 4 घंटे में डेली कक्षाओं में इस पर चर्चा करी है विस्तार में। उसमें अधिक पॉइंट बताए जाते हैं। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राम कुमार वर्मा की आपको बता दी गई, ये 2 परिभाषाएँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छायावाद, छायावाद में आपको पूछा जाएगा कौन इसके आधार स्तंभ हैं। तो 4 जो प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर इन्हें क्या क्या कहा गया है, जैसे जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु, निराला को महेश और महादेवी वर्मा को शक्ति या फिर दुर्गा। इसको आपने कैसे याद रखना है, आपने रखना है ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है जी, प्रसाद पंत निराला, ऐसे याद रखना है। प प न, प्रसाद पंत निराला, प प न, प से प्रसाद, प से फिर पंत, फिर निराला। इसको कैसे याद रखना है, प प न ब्रह्मा विष्णु महेश, प प न ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह से आप याद रखेंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। और महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति या फिर दुर्गा कहा जाता है। ये चारों छायावाद के प्रधान एवं आधार स्तंभ हैं। चारों छायावाद के प्रधान एवं आधार स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ एक चर्चा कर लेते हैं। सुगनी साहू घराने में जन्म। जो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है सुगनी साहू घराने में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं को छायावाद का प्रवर्तक माना गया है। इनको छायावाद का प्रवर्तक माना गया। हालांकि अलग अलग कवियों को, अलग अलग विद्वानों ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, पर सामान्य और सर्वमान्य रूप से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का वो माना जाता है। ठीक है जी। रचनाएं क्या है इनकी, कामायनी महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग कौन से हैं, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वैध, दर्शन रहस्य आनंद। ये 15 के 15 सर्ग हैं जो हमने अपने बच्चों को भी याद करवाए हैं। और इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक के जरिए कभी आपको बताया जाएगा कि कैसे याद करना है। परंतु याद आपने पॉइंट टू पॉइंट हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, आपको इसमें से क्या याद करना है, पहला, तीसरा, छठा, 9वां और 15वां। इन्हीं में से प्रश्न आएगा। अधिकतर याद कर नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें 15 सर्ग हैं। पहला चिंता और अंतिम सर्ग जो है वो आनंद है। इन पर ही प्रश्न पूछा जाता है। पहले और अंतिम सर्ग पर सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अन्य इनकी रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कमायनी हो चुकी है, और महाराणा का महत्व। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके पश्चात आ जाता है हमारे पास सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाएगा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है।
तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। इनका जो बचपन का नाम या मूल नाम है गुसाई दत्त है, जो आपको नहीं पता होगा। बहुत से जो ऐसे हिंदी साहित्य के छात्र हैं, आपसे साक्षात्कार में पूछा जाएगा। गुसाई दत्त इनका बचपन का नाम था। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। हमने बोला था यहाँ पर आपको प्रश्नों का खजाना मिलेगा और यहाँ पर बहुत से प्रश्न दिए गए हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपका टॉपिक टाइम का बर्डन हमने यहीं पे कम कर दिया है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। इन्हें चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचनाएं, अन्य इनकी रचनाएं हैं ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी जो काव्य यात्रा है उसको 4 सोपानों में या 4 भागों में बांट करके आपको बताया जाएगा, क्योंकि इतिहासकारों ने उनको उसी प्रकार बताया है कि इनकी जो काव्य यात्रा है वो 4 सोपानों में बटी हुई है। अब आगे आ जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। इनके बचपन का जो नाम है वो सूर्य कुमार है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम है सूर्य कुमार है। रचनाएं जो इनकी है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी और जिसे हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध व प्रथम शोक गीत माना जाता है। और यदि पूछ लिए दूसरा शोक गीत कौन सा है, तो वो मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना आ जाएगी। ये दोनों तथ्य आपने याद रखने हैं, बहुत ही वीवीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। कुक्कुरमुत्ता इनकी अन्य रचना है जिस पर इन्होंने पूंजीपतियों और सर्वहारा वर्ग की बात की है। पूंजीपतियों पर व्यंग किया गया है। राम की शक्ति पूजा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। नोट, जूही की कली जो इनकी कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता पर अश्लीलता का आरोप लगा करके इसे सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। और फिर यही कविता के कारण इनको हिंदी साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्धि मिली थी। जूही की कली जो इनकी प्रथम कविता भी मानी जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कथन कि किसने इसको वापस कर दिया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे सरस्वती पत्रिका में नहीं छापा था। यह फैक्ट आपने याद रखना है। नोट, सांध्य काकली इनका अंतिम काव्य संग्रह है। इन पर प्रश्न आएगा इनकी पहली रचना कौन सी है या अंतिम कविता। अगर इनकी अंतिम कविता पूछ ली जाती है तो अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यदि काव्य संग्रह पूछा जाए तो वो आएगा सांध्य काकली। इसके पश्चात हमारे पास आ जाती है महादेवी वर्मा। इन्हें यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने निहार, रशिम, नीरजा, सांदे गीत की रचना की है और इन्हें वेदना की कवित्री कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वेदना की कवित्री किसे कहा जाता है या आधुनिक युग की मीरा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आगे है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में क्या आएगा? प्रगतिवाद की जो समय सीमा है 1936 से लेकर के 1943-43 तक मानी जाती है। इसमें 2 शब्दों को प्रगतिवाद में आपने ध्यान रखना है। परीक्षाओं में और साक्षात्कार में पूछे जाएंगे कि शोषक क्या होता है। शोषक होता है पूंजीपति और शोषित जिसका शोषण किया जा रहा है मजदूर अर्थात सर्वहारा वर्ग। प्रगतिवाद जो है वो मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है। इन्होंने मार्क्सवाद को फॉलो किया है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है। प्रगति का अर्थ होता है प्रोग्रेस। 2 वर्ग, शोषक पूंजीपति, शोषित मजदूर या फिर सर्वहारा। समाज के पिछड़े लोगों का समर्थक प्रगतिवादी साहित्य एवं साहित्यकार करता है। जो समाज के लोग पिछड़े हुए हैं उनका समर्थन कौन करता है? प्रगतिवादी कवि और प्रगतिवादी साहित्य। प्रमुख कवि जो इस धारा में आएंगे, नागार्जुन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ अग्रवाल, यहाँ पर आपने ध्यान देना है केदारनाथ सिंह और अग्रवाल दोनों अलग अलग हैं और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी एक है पंक्ति भी है कि हवा हूँ मैं हवा वसंती हवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। त्रिलोचन शास्त्री, शिवमंगल सिंह सुमन। उपरोक्त कवि जो है सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं होते हैं क्योंकि सिर्फ वो प्रगतिवाद दे देता है, परंतु हमने इनको इस तरह से लिखा है और विशेष रूप से हमने कवियों पर चर्चा करनी है जिससे आपका कोई भी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा, आपकी सफलता को निश्चित बनाया जाएगा। आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रयोगवाद 1943 से 1953 तक। प्रयोगवाद में अज्ञेय का जो है वो बहुत बड़ा नाम है। प्रयोगवाद में अज्ञेय का बहुत बड़ा नाम है।
नए नए प्रयोग करने वाले जो कवि हैं वो प्रयोगवादी कहलाए हैं। अज्ञे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन करा है। कितने? 4। आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखना है, 1943, 1951, 1959, 1979। ये 4 सप्तकों का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। सप्तक में क्या होता है? 7 कवियों की माला या फिर लड़ी। इसमें क्या आएगा? 7 कवियों की माला या लड़ी। प्रयोगवाद में ठोस यथार्थ पर बल दिया गया। किस में प्रयोग किए गए? ऐसा प्रश्न आ सकता है। काव्य शैली, छंदों, अलंकार सब में नवीन प्रयोग किए गए। नए उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग। विषय वस्तु में नवीनता थी। प्रयोगवाद में क्या करा गया? रोजमर्रा एवं सामान्य जीवन से जुड़ी चीज़ों को कविता का विषय बनाया गया। जैसे सांप, गधा आदि अज्ञे जी ने इनको कविताओं का विषय बनाया है। अज्ञे जी की कविता है सांप नाम से, सांप शीर्षक से है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कहाँ पाया विष। तो इस तरह से करके इनकी एक कविता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ सीखा डसना और विष कहाँ पाया, इस तरह से अंतिम पंक्ति उसकी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांप कविता अज्ञे द्वारा जो है, मेनली हम इनमें सप्तकों को, कवियों को ही प्रमुख रूप से करेंगे। जो सप्तकों के 4 सप्तक के कितने कवि हो जाएंगे आपके? 28 कवि हो जाएंगे। लेकिन इसमें हम इंपॉर्टेंट कवि आपको करवाएंगे। उन्हीं में से हमने बोला पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। और आगे आ जाता है नई कविता। ये कविता अपने पहले के सभी युगों से या पहले की कविताओं से या जो भी उसके भाग आए हैं उनमें से हटकर हैं। कई प्रयोगवादी कवि जो हैं वो आगे चल करके नई कविता में शामिल हो चुके हैं। प्रमुख जो इसके कवि हैं वे हैं केदारनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा दुष्यंत कुमार से कि गज़ल सम्राट किसे कहा जाता है। तो जो दुष्यंत कुमार हैं उन्हें गज़ल सम्राट कहा जाता है। आगे आपकी पंक्ति है कि नई कविता में जगदीश गुप्त पर प्रश्न आता है। नई कविता में जगदीश गुप्त पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस युग में आपसे कितने कवियों को पढ़ना है। जैसे भारतेंदु युग में हम मुख्य रूप से आप लगा करके चलिए 12 से 15 पढ़ लेंगे। द्विवेदी युग में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 कवि पढ़ेंगे। छायावाद में हम 8 से 12 के बीच बीच कवि पढ़ेंगे। प्रगतिवाद में 7 से 8 के बीच हमारे जो कवि आएंगे उसको हमने उनको पढ़ना है। उसके पश्चात प्रयोगवाद में जो 4 सप्तकों के 28 कवि हैं, मेनली इनमें से हम 20 एक कवि पढ़ेंगे। नई कविता में 10 से 12 कवि जो है मेन रूप से इन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। आधुनिक काल के पद्य भाग में से लगा लीजिए 24 से 26 प्रश्न। यहाँ पर हम आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे रहे हैं। 24 से 26 प्रश्न पेपर में यहीं से आएंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब चैनल वाला कोई भी आपको नहीं बताएगा। उनको अपनी सीधा शुरू कर देते हैं। हमने यही इसीलिए शुरू करा है यहाँ पर पाठ्यक्रम चर्चा, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने पढ़ना क्या है और आपका बर्डन कम हो जाए। आप अवधारणा जिसकी हम बात करते हैं, अवधारणा ग्रहण करनी बहुत ज़रूरी है। आपको इस हमारे द्वारा यहाँ पर अवधारणा ग्रहण करवाई जाएगी। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम जो गद्य है, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास आधुनिक काल में जो है, उस पर चर्चा लेकर के आएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन हिंदी कोचिंग NTA NET JRF DSSB मास्टर कैडर पंजाब NVS KVS, तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे द्वारा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 2 टेस्ट डेली दिए जाएंगे। एक मास्टर टेस्ट संडे को होगा, प्लस आपकी डेली 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास लगेगी जिसमें आपको टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।